तो हेलो बच्चों, और आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, जय माता दी। तो देखो, मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ। और कल नीट का एग्जाम हुआ था और उसके ऊपर बहुत सारे बच्चे जो है हतोत्साहित हो गए हैं, बहुत सारे बच्चे को मोरल डाउन हो गया है। तो वो सब दिक्कतें आ रही हैं, और अब मैं उसको उसी डिस्कशन को थोड़ा डिटेल में जाऊंगा। थोड़ा वीडियो को बड़े ध्यान से समझना, ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, एंटरटेनमेंट पर्पस का वीडियो नहीं है। अब समझते हैं बात पर, व्हाई नीट एग्जाम वाज टफ। देखो, मेरे कुछ पॉइंट है, मैं इनके ऊपर बात करता हूं। अगर आपका कोई पॉइंट है तो आप कमेंट में लिख देना, उसके ऊपर भी मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। देखो, नीट का एग्जाम टफ क्यों था? देखिएगा, नीट का एग्जाम टफ नहीं था। रिक्वायरमेंट जो दी गई है वो डिफरेंट है, हमारे थॉट प्रोसेस में वो नहीं थी। देखो, प्रॉब्लम कहां आ रही है, समझते हैं बात को। सब मानते थे, आज तक सभी ने यही माना है कि नीट के क्वेश्चन में, फिजिक्स में स्पेशली, कि जब हम तैयारी करते हैं तो मैथ्स का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, बेसिक मैथ्स से काम चल जाता है। लेकिन इस बार जो मैथ्स का पोर्शन था, मैथ्स का जो एप्लीकेशन था, वो थोड़ा सा डिटेल्ड आ गया और सबके हाथ पैर खराब हो गए, फूल गए एक किस्म से। ठीक है, किसी को समझ ही नहीं आया। देख, मैक्सिमम स्टूडेंट गॉट ब्लैंक। लेकिन अब यहां बात समझने की है। देखो, अब जो एग्जाम हो रहे हैं ना, चाहे नीट का हो, चाहे जेई का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, आप एक बात देखोगे कॉमन, जब बोर्ड का पेपर हुआ, सोशल मीडिया पे खूब हल्ला मचा। सभी एजुकेटर्स ने ये कहा कि ये अब तक का बोर्ड का सबसे टफ पेपर है, ऐसा तो पेपर आज तक आया ही नहीं, बला बला बला, बहुत सारी बातें। क्या था वो आप सब जानते हैं। नीट का पेपर आया, सेम बात यहां पर हुई है। ठीक है। और जब जेई के पेपर हुए थे, तो जेई के भी कुछ शिफ्ट के पेपरों को ये कह दिया गया था कि इसमें ये वाला सेक्शन टफ है, इसमें ये वाला टफ है। भैया देखो, ये हलवा तो है नहीं। ठीक है। अब इन पेपर से पता क्या हो रहा है, जितने भी सो कॉल्ड यूट्यूबर एजुकेटर थे ना, या जितने भी एडटेक वाले, सभी एक्सपोज हो रहे हैं। मैं आपको जो है ना, इसमें ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। और मेरी बात को जो है ना, बड़े तरीके से समझना, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत कड़वी सच्चाई बोल रहा हूं, और बहुत ही एक ऐसी सच्चाई जो पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं पता है, मैं वो बात कर रहा हूं। देखो, जब हम नीट की तैयारी करते हैं ना, तो हमेशा एक बात याद रखो कि नीट के पेपर में हमारे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो चाहिए ही चाहिए, ये तो वो है। लेकिन इसके अलावा हमें एडिशनल स्किल्स चाहिए। एडिशनल स्किल्स किसके चाहिए? हमारी हमारी जो कमांड है, हमारी जो कमांड है लैंग्वेज के ऊपर, वो अच्छी होनी चाहिए, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से पेपर देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चे जो है वो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते, उनकी इंग्लिश ही खराब है। अब इस बात के ऊपर ना तो पेरेंट्स का ध्यान है, ना एडटेक कंपनीज का ध्यान है, ना एजुकेटर का ध्यान है, ना फिजिक्स टीचर, साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये तो इंग्लिश को तो कुछ समझते ही नहीं। जब बच्चा 11th-12th में होता है, ये कहते हैं इंग्लिश तो बहुत ईजी है। ये एक रियलिस्टिक फैक्ट है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे का जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो स्ट्रोंग होना चाहिए। नहीं है बच्चों का स्ट्रोंग। क्यों नहीं है? लॉजिक पर बात करते हैं। चले जाइए 2020, जब कोरोना आया था, 2020 और 21, 1.5 साल से ज्यादा ऑफलाइन मोड में क्लास हुई थी। बच्चों की 2 क्लासेस ऑफलाइन में गई थी, और ऑफलाइन में छोटे बच्चों की कैसी पढ़ाई हुई थी ये हम सब जानते हैं। वहां का जो साइंस का और जो मैथ्स का बेस है ना, वो बच्चों का हिला पड़ा है। आज बच्चों को ये प्रॉब्लम्स लगती है कि ये बहुत टफ आ गई है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं कि एक बच्चा न्यूमेरिकल सॉल्व तो करने की बात ही छोड़ दीजिए, वो 8वीं क्लास का मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है या जो जेई की प्रिपरेशन कर रहा है। 10वीं क्लास के क्वेश्चन में वो फंस जाएगा। कुछ आप सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को, या कुछ एक सेगमेंट को अगर आप पिक कर लेंगे और फिर आप कह देंगे कि जी ये देखिए हो गया है, तो मेरी बात को झूठा आप साबित कर देंगे। बट मैक्सिमम पर बात कीजिए। जब नीट में रजिस्ट्रेशन लाखों में हो रहा है, फेलियर भी लाखों में हो रहा है, तो हमें वहां बात करनी है। सैंपल साइज बड़ा किस चीज का है, वहां बात करनी होती है। ये नहीं है कि आप टॉपर के 1000 टॉपर उठा लाओ और फिर आप मेरी बात को झूठा कर दो, ऐसा नहीं होता है।
बात यह होती है कि मैक्सिमम स्टूडेंट की क्या क्या प्रॉब्लम है। मैक्सिमम स्टूडेंट की प्रॉब्लम है कि उनका बेसिक मैथमेटिक्स वीक है। बेसिक उनकी जो साइंस की अंडरस्टैंडिंग है वो वीक है। साइंस वीक नहीं है, अंडरस्टैंडिंग वीक है। साइंस को वो समझ नहीं पा रहे हैं, दिक्कत यहां आ रही है। वो फिजिक्स को समझ नहीं पा रहे हैं, वो केमिस्ट्री को समझ नहीं पा रहे हैं। दे आर नॉट एबल टू विजुअलाइज, दे आर नॉट एबल टू गेट द कॉन्सेप्ट। वो अगर मैं आपको एक फिजिक्स की भाषा में बताऊं तो वो मोमेंटम में और वेलोसिटी में अंतर ही नहीं समझ पा रहे हैं कि मोमेंटम क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है, क्योंकि होते तो दोनों ही मोशन में है। बट अब बच्चों से पूछोगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बता देंगे dx अपॉन dt, और अगर आप बच्चे से पूछोगे मोमेंटम का फॉर्मूला तो रटा हुआ है mv, बट उसका फिजिकल एस्पेक्ट नहीं पता है। एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज कि बच्चों को फिजिक्स में हर क्वांटिटी का फिजिकल मतलब नहीं पता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, मेरी बात को समझ लीजिएगा। और फिर उसके बाद में जो दिक्कत आई है सबसे बड़ी, वो आई है कि अब नो डाउट के पेपर थोड़ा सा जैसा अब पिछले सालों में आया था उससे थोड़ा सा हायर रैंक पे चला गया। लेकिन यार इसमें क्या आफत की बात है? अब सब लोग एनटीए को ब्लेम कर रहे हैं। क्या एनटीए वाले इतने बेवकूफ है कि उनको पता नहीं था हम क्या पेपर बना रहे हैं? यार वो लोग बड़े अकलमंद हैं और उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है। ये एक्सपोज करना था, ये चीजें बाहर लानी थी, और मैं कहता हूं एनटीए ने ये बहुत अच्छा किया है। आई फर्मली एग्री विद एनटीए कि एनटीए ने ऐसा पेपर बनाया है, बहुत अच्छा किया है। ठीक है क्यों बनाया है कि अब वो कहेंगे कि यार स्टूडेंट फेल हो गए, स्टूडेंट के साथ ये दिक्कत आ गई, स्टूडेंट के साथ कैरियर बर्बाद हो गया। अरे भैया, जब प्रिपरेशन करने आए हो, जब आप WWE की फाइट लड़ने आए हो, तो भैया फिर सारे एक्सक्यूजेस जीरो हो जाते हैं। हाँ, ये होता कि यार दिल्ली के बच्चों का अलग पेपर है, मुंबई वालों का अलग है, नॉर्दर्न इंडिया में अलग पेपर चल रहा है, साउथ इंडिया में अलग चल रहा है, देन इट मेक सेंस। जब पूरे कंट्री में एक पेपर है, जितने स्टूडेंट है सभी एक पेपर दे रहे हैं, तो ये बात नल एंड वॉइड है। हमें समझना होगा कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम कहां है। और फिर उसके बाद ये मेरा पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट समझते हैं, रिक्वायरमेंट फॉर ए स्टूडेंट टू प्रिपेयर फॉर नीट एंड जेईई। इसमें मैंने कुछ पॉइंट तो मैंने कवर कर ही दिए हैं, लेकिन उसमें के साथ में मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट की एक और दिक्कत आती है कि स्टूडेंट जो ये 2 साल का विंडो होती है ना, उस 2 साल में अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। इसमें पेरेंट्स का सपोर्ट का, क्योंकि देखिए इन सब चीजों का रोल तो है ही, लेकिन साथ में हमें यह भी समझना होगा कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो टीनेजर्स हैं। वो उन बच्चों के अंदर हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, और जब बच्चे का मनोदशा बदलती है, जब बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट चेंज हो रही है, जब बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट चेंज हो रही है, आप इन फैक्टर को कैसे इग्नोर कर दोगे? एंड फिर उसके बाद में सबसे बड़ी बात, आज का बच्चा इतना स्ट्रेसफुल है टीनेज में ही कि वो कुछ अलग क्रिएटिव सोच ही नहीं पा रहा है। दिक्कत यहां पर भी आ रही है, और इसमें बहुत बड़ा रोल है उनके लाइफस्टाइल का, उनकी डाइट का, उनकी एक्सरसाइज का, उनके हर एक फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। ये बात आप भी मानते होंगे। देखो, ये योग प्राणायाम ऐसे ही नहीं बने हैं। अगर वो कहते हैं कि इससे आपका दिमाग संतुलित रहता है, अगर वो इससे ये कहते हैं, इतने सारे लोगों, इतनी सारी मेडिकल रिसर्च हुई है, वो सभी ये कहते हैं कि हाँ ब्रीदिंग एक्सरसाइज इफेक्टिव होती है, तो क्यों नहीं कोई बच्चा करता है? क्यों नहीं कोई भी बच्चा फिजिकली एक्टिव होता है? सारे बच्चे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। प्रॉब्लम यहां पर है, हमें समझनी होगी इन बातों को। और फिर इसके बाद में पेरेंट्स का जो कमांड होना चाहिए, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का इशू है। आऊंगा मैं इस बात पर भी। तो बच्चों के एंड पर क्या क्या दिक्कतें हैं कि बच्चे तो कोविड में इनका बेस हिला हुआ है, इनका बेसिक मैथमेटिक्स कमजोर है, लैंग्वेज इनकी कमजोर है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज ही नहीं समझ पाते, बेसिक इनकी इंग्लिश कमजोर है। उसके बाद में बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे की जो सब्जेक्ट की जो फिजिकल नॉलेज होनी चाहिए, जैसे फिजिक्स है, मैं फिजिक्स टीचर हूं, तो फिजिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो बच्चों की नहीं है, वो जीरो हो चुकी है। इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हर एक प्रोसेस जो मोलिकुलर लेवल पे होता है, तो वहां पर जाकर के अपनी क्रिएटिविटी को लेके जाना, दैट इटसेल्फ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ठीक है, और फिर दूसरी बात यह होती है कि जो क्रिएटिविटी हमारे दिमाग से पढ़ पढ़ के होनी चाहिए कि हाँ ऐसा होगा, डायग्राम ऐसा है, ये हमारा तरीका है, अब उसको क्या कर दिया गया है कि सारा का सारा हमें 3D एनिमेशन में कुछ कुछ पार्ट दिखा दिया जाता है, कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, नतीजा क्या होता है कि बच्चे की क्रिएटिविटी मर जाती है इससे।
मैं हमेशा से कहता हूं कि या तो आप रियल प्रैक्टिकल से सीखें या आप पढ़ पढ़ के अपने दिमाग की इमेजिनेशन को बढ़ाइए। बट ये जो 3D मॉडलिंग और ये सब है, ये टीनेज में इफेक्टिव नहीं है। एक जूता सबको नहीं पहना सकते। वो मॉडल अफेक्ट होता है सर्टेन एज ग्रुप के बाद, टीनेज में इफेक्टिव नहीं है। अगर इफेक्टिव होता तो ये सारे रिजल्ट तो खराब ना होते, ये तो सच है। अगला मेरा पॉइंट है रोल ऑफ एजुकेटर एंड कोचिंग। देखिए, एजुकेटर और कोचिंग इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा रोल है। एज ए टीचर मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं कि हमारे भी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं। हमें हर बच्चे को एनरोल नहीं करना चाहिए, नंबर वन। हाँ, इसके पीछे पैसे का लालच होता है, नो डाउट, देयर इज अ ग्रीड ऑफ मनी, फॉर श्योर इट इज। बट कहीं ना कहीं हमें इस बात को समझना होगा कि हमें किसी को मॉरली उसकी जिंदगी को तबाह नहीं करना चाहिए। हमें उसकी जिंदगी को जो है खत्म नहीं कर देना चाहिए अपने किसी लालच में आकर के। अरे एक बात बताओ यार, एक इंसान इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेलने जाता है, ठीक है, उससे पहले वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। कोई पैरामीटर तो होता है ना डोमेस्टिक में परफॉर्म करने से पहले। वो एक एकेडमी में, एक कोच के पास या किसी ग्राउंड में ट्रेनिंग करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल होता है, सारा सारा काम, ठीक है। हमारे यहां पर क्या होता है कोचिंग इंडस्ट्री में कि बच्चा आया, 8,000 रुपए, 7,000 रुपए, 6,000 रुपए, जी डिस्काउंट चल रहा है, द गोट ऑफ टीचर आपको पढ़ाएंगे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम टीचर। उनके ऊपर एक ऐसी हाई म्यूजिकल और जो है सिनेमैटिक इफेक्ट की उनकी वीडियो डाल दी जाती है और उनको लगता है कि बस यही सच है, जबकि ये सच नहीं है। अगर ये सच होता तो मैं कहता हूं वो जो गोट ऑफ टीचर है ना, उससे एक बार लाइव में आकर के और बिना उससे पेपर दिखाए आप नीट का पेपर उससे सॉल्व करवा लो, जिसको भी आप गोट मानते हो। कोई भी टीचर अगर ये दम खम रख दे कि मैं फिजिक्स का 45 क्वेश्चन 45 मिनट में सॉल्व करके दिखा दूंगा, मैं मान जाऊंगा इस बात को, फिर किस बात का गोट है भाई तू? मैं तो नहीं कर सकता। आई एम सेइंग ओपनली, एडमिटिंग इट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, बट दैट डजंट मीन दैट आई कैन नॉट टीच, आई कैन नॉट गाइड। क्यों? क्योंकि प्रिपरेशन के लिए एक जो एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस चाहिए लास्ट के 6-8 महीने की, बार बार क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, वो हम एज ए टीचर नहीं करते हैं। हमारा क्या रहता है कि हम पढ़ाते हैं, हमारी जो अप्रोच होती है सब्जेक्ट को के लिए, वो पढ़ाने की अप्रोच होती है। स्टूडेंट की क्या होती है? पढ़ने की अप्रोच होती है, उसकी क्वेश्चन ज्यादा करने की होती है। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि क्वेश्चन अगर अटक गया, तो अगर कोई स्टूडेंट है और वो क्वेश्चन अगर फंस गया है, लेट्स सपोज कि मेरे से एक बच्चे ने रैंडम क्वेश्चन पूछा और मैं उसका कॉन्सेप्ट भूल गया हूं, तो आई कैन टेक द हेल्प ऑफ बुक एंड देन आई कैन सॉल्व। बट स्टूडेंट अगर पेपर में फंस गया तो ऐसा ऑप्शन नहीं है, उसको इस बात के लिए तैयार होना है, लेकिन टीचर को इस बात के लिए तैयार नहीं होना है। दिस इज द रियल प्रॉब्लम। होल्ड ऑन करो बच्चों यार, किसके कॉल आ गया? हेलो, राधे राधे। अरे यार मैं अभी वीडियो शूट पे कर रहा हूं। हेलो, हाँ, अरे भाई मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों मैं एक बार ये टेक्स्ट कर देता हूं भाई, अर्जेंट कॉल है। ठीक है, तो अब उसमें देखो बच्चों क्या होता है कि अब ये जो है हमारे को इस बात पर ध्यान रखना होगा कि टीचर की अप्रोच और स्टूडेंट के अप्रोच में दिन रात का अंतर होता है। आप लोग ये क्यों बच्चे जो है और क्यों पेरेंट्स जो है मार्केटिंग के ट्रैप में फंस रहे हो? यार देखो, हम लोग प्रोफेशनल हैं, हम तो मार्केटिंग करेंगे। हम चलो, मैं एज ए पर्सनली मेरी कोई बहुत बड़ी सी मार्केटिंग टीम नहीं, मैं तो एक अकेला ही टीचर हूं। बट जो लोग हैं वो करते हैं एंड दे आर डूइंग इट फॉर ईयर्स। न्यूज़पेपर में ऐड आती है, फ्रंट पेज पर ऐड आती है, सेकंड पेज पर ऐड आती है, ऑनलाइन ऐड होती है, बड़े बड़े बैनर शहरों में टंगे रहते हैं, रोड पर आप जाएंगे IIT JEE नीट हर जगह मिलेगा। यार ये आपको इन्फ्लुएंस करता है, क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो रादर के हम इसके लिए प्रिपेयर्ड है नहीं है। जैसा मैंने आपको अभी वो एक एग्जांपल दिया इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का, तो यार एक बात बताओ ना, जब तक आपके पास वो सर्टेन मिनिमम पोटेंशियल नहीं है, वो कैसे होगा? फिजिक्स के बच्चों को मैं कहता हूं यार,
वर्क फंक्शन एक टर्म आपने पढ़ी होगी, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस ड्यूरिंग द फोटोइंग इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब आपको पता है यार कि हमें वर्क फंक्शन चाहिए, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, मिनिमम सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल हमारे को चाहिए, एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की हमारे को आवश्यकता है, तो आप लोग ये बात क्यों नहीं समझते कि आप लोगों में पहले वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अटेन है या नहीं है? अगर नहीं है तो आप यार उसके ऊपर कितनी ही इंसिडेंट करके फोटोन गिराते रहिए, नहीं इलेक्ट्रॉन निकलता वहां से। अल्टीमेटली आप चाहे कितनी कोचिंग लेते रहिए, कितने वीडियो देखते रहिए, नहीं होगा आपका नीट क्लियर। क्यों नहीं ये बात समझ में आती है आपको? फिर उसके बाद में जो एजुकेटर का जो रोल है वो, देखो एजुकेटर तो भैया कहीं ना कहीं उसका पैसे का लालच है, नो डाउट। मनी इज द बिगेस्ट पावर, ठीक है। और अपने आप को मार्केट में डोमिनेट करने का भी एक चलन है आज के टाइम में, कि मैं इतने बच्चे पढ़ा रहा हूं, मैं इतने सालों से, हमारा ये प्रोसेस है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। वो एक कोचिंग का अगर आप कहेंगे तो उसके ऊपर मैं आपको कोचिंग के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के दूंगा कि कोचिंग इंडस्ट्री चलती कैसे है, क्या इसके फ्लॉज है, क्या इसका इंटरनल है, ठीक है। सारी चीजें मैं आपको समझा सकता हूं। अब यार एक बात बताओ, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप लोग जितने भी ऑनलाइन मीडियम में देखते होंगे, यूजुअली एक इंसान ज्यादा से ज्यादा दिन में 4 से 5 घंटे ही वो खड़ा होकर के कोई लेक्चर डिलीवर कर सकता है। 4-5 उसके आवर्स होते हैं, 2-3 घंटे उसके खुद के प्रिपरेशन के भी हो सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा एक इंसान का एफिशिएंसी नहीं हो सकती है। यार ये क्या लफड़ा चल रहा है, 8-8 घंटे के वीडियो बन रहे हैं, 12-12 घंटे के वीडियो बन रहे हैं। एक पीपीटी बना दी, पीपीटी बनाने वाली टीम अलग है, ठीक है, बच्चा तो मिसगाइड होगा ही। अच्छा, फिर जो एजुकेटर है उनका एक्सपीरियंस नहीं है। मैं आपको ये बात यूट्यूब के ऊपर फर्स्ट टाइम आ रही है, बहुत सारे कंपनियां, एडटेक कंपनियां, पेरेंट्स, आपको मैं बता रहा हूं, आपके बच्चों को मिसगाइड कर रही है। वो फ्रेशर्स को हायर करती हैं, फ्रेशर्स को हायर करने के बाद उनको 6-7 लाख रुपए का पैकेज देती है। किसी भी इंडस्ट्री में एक फ्रेशर को 60-70 हजार रुपए की नौकरी नहीं मिलती है, कोचिंग इंडस्ट्री उनको दे देती है, उनको जो है वो बैच दे देते हैं, वो इस लालच में आ जाते हैं अब। और फिर उनको जो है 3.5 महीने की ट्रेनिंग देते। यार एक बात बताओ, एक बच्चा तो 2 साल में प्रिपेयर होता है, ठीक है, और उसको जो है वो 3.5 महीने में आपके सामने टीचर, यार वो टीचर कैसे क्रिएटिव वे से पढ़ा पाएगा, कैसे आपको क्वांटिटी का फिजिकल। मैं ऐसे अनेकों टीचर्स को जानता हूं जो कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल पे, अगर मैं उनसे किसी क्वांटिटी का फिजिकल एस्पेक्ट पूछ लूं कि यार फिजिकली ये कैसे काम करता है, इसका क्या एस्पेक्ट है, अगर हम इस पे ऐसा क्वेश्चन करते, मैंने अनेकों टीचर ऐसे देखे वो ब्लैंक हो जाते हैं। तो ये चीजें देखो हमें समझनी पड़ेंगी। हम ये कहते हैं कि यार 12वीं का बोर्ड का पेपर वो भी खराब है, वो भी बहुत टफ आ गया है, नीट भी टफ आ गया है, ऐसे थोड़ी काम होगा यार। अपनी 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 सच्चाई तो कोई कोई एजुकेटर, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलेगा ही नहीं कि हम फ्रेशर्स को हायर करते हैं, हम एक्सपीरियंस टीचर्स को नहीं करते हैं। आप एक बात देखिएगा, आपको मैं एक तरीका बताता हूं, लिंक्डइन पे जाइएगा, किसी भी बड़ी कंपनी के आप एजुकेटर्स के उनकी जो फैकल्टी रिक्वायरमेंट होती है वहां पर जाकर के पढ़िएगा, आप देखेंगे बिलो एज 35, बिलो एज 40। अरे यार जब तक तो वो टीचर पकता है, जब तक तो वो टीचर तैयार होता है, 7-8-10 साल का वो एक्सपीरियंस लेता है। मान लीजिए एक इंसान 25 साल में पढ़ाना है, 10 साल का उसने तजुर्बा लिया है, कितनी उम्र हो गई उसकी, 35 की। वहां पर तो एडटेक कंपनियों ने उसके ऊपर लगा दिया कि बिलो 35 हमारी रिक्वायरमेंट है। क्यों रिक्वायरमेंट है भैया? 35 से ज्यादा वाला इंसान ज्यादा पैसा मांगता है, 35 से कम वाला इंसान कम पैसा मांगता है। नया फ्रेशर है 60-70 हजार में आ जाएगा। मुझ जैसा कोई इंसान होगा तो बोल देगा 4 लाख रुपए महीने चाहिए भाई मुझे, क्योंकि तू मेरे से 4 बैच पढ़वाएगा, 50 लाख का पैकेज चाहिए। वो नहीं देगा 50 लाख का, जब उसका काम 8-7 लाख में हो रहा है। तो ये बात पेरेंट्स को नहीं पता, ये बात बच्चों को भी नहीं पता, और ये यूट्यूब पे कहीं भी नहीं है, कोई नहीं सच बोलता, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। और फिर उसके बाद में आप देखिएगा कि वहां पर एक आ जाता है फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम। 3.5 महीने में टीचर को बैच पकड़ा देते हैं। यार 3.5 महीने में तो वो ना 12वीं की फिजिक्स नहीं पढ़ सकता, और जिसको तुम फैकल्टी ट्रेनिंग बोल रहे हो, मैं 1 मिनट में फंसा दूं टीचर को, गारंटेड। और मैंने ऐसे अनेकों टीचर फंसा रखे हैं अपने जीवन में। क्यों? मेरा कोई इंटेंशन नहीं होता उनको नीचे गिराने का या अपने आप को ऊपर, अगर इतना ही ऊपर उठना होता मैं कोई एक स्मॉल टीचर नहीं रहता अपने कैरियर में, ठीक है। और ये चीज इसलिए है क्योंकि मैंने एथिक्स के साथ कभी समझौता नहीं करा, ठीक है। अब यार हो क्या रहा है कि ये सब का सब, ये सब क्यों हो रहा है? देखिएगा एडटेक कंपनीज में क्या चल रहा है आज के टाइम में। एडटेक कंपनी में चल रहा है कि बहुत बड़े बड़े एचआर प्रोफेशनल्स आ गए हैं। अरे यार एजुकेशन में एचआर प्रोफेशनल का रोल ही क्या है?
आप एक बात मान के चलो, एक गुरुकुल है, वहां पर गुरु शिष्य परंपरा फॉलो होती है, साला वहां एमबीए ग्रेजुएट की आवश्यकता ही क्या है बे? बोले जी इसको सब मैनेज करना पड़ता है। भैया मैनेज नहीं करना पड़ता है, आपने एक ये कंपनी बना दी है, एक ये हायरार्की डेवलप कर दी है। पहले सीईओ होगा, फिर उसके बाद ग्रुप ऑफ डायरेक्टर होंगे, फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला चैनल बन जाएगा, फिर उसके बाद में जो है सीनियर फैकल्टी होगी, फिर मीडियम रेंज फैकल्टी होगी, फिर फ्रेशर्स होंगे, देन उनके असिस्टेंट सबॉर्डिनेट होंगे, फिर उनके जो है जो भी उनके कैमरा मैन होंगे, लाइट होंगे, उनको वो टेक्निकल ऑफिसर्स बोल देते हैं। जो उनकी पीपीटी तैयार करेंगे वो उनके टेक्निकल ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, वो उनके वो सब वो तैयार करते रहेंगे और चलता रहेगा। नुकसान किसका हो रहा है? बच्चों का। 6,000 रुपए 7,000 रुपए में, अरे भैया 6,000 7,000 नुकसान इज नॉट द बिग थिंग। नुकसान है पूरी जिंदगी का। हम अपने आप को बनाने में किसी और को बर्बाद कर रहे हैं, जिसका कोई दोष ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि तेरे अंदर ये हिम्मत है या नहीं है। यार एक बात बताओ ना, एक छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है, वो अभी नया नया पैदल चलना सीखा, हाथ पकड़ के उसको पैदल चलना सीखा, अरे तुम उसको दौड़ाओगे तो वो गिरेगा, मर जाएगा वो। एक बच्चा है जिसको चलना आ गया है, आप उसको मैराथन में भगा दोगे, वो मारा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एजुकेटर कंपनी और ये जो है, और जो ये एनईपी आई है, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। देयर इज अ चेंज इन इट। बहुत सारे टीचर्स हैं, अब देखिएगा आप यूट्यूब के ऊपर भर भर के देखते हो, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं यार बड़े बड़े। ठीक है, ऐसे पाइप, किसी फ्लूइड में, पाइप में स्ट्रॉ डाला, उसको खींचा, ये दिखाया, ये देखिएगा, आइए बच्चों अब इसमें बिना पंप के इस फ्लास्क में हवा पानी भरना है। ठीक है, ये एक कच्चा है, इसको काट के दिखा रहे हैं, ये देखिएगा ये कैसा काम करेगा। अरे भैया इन सब का आप ये बताओ, बोर्ड नीट जेई से तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन इन सब का क्या ही तो मतलब है बोर्ड की एजुकेशन से भी। आप वहां तो बात करते ही नहीं हो, बच्चों को मिसगाइड करते रहते हो। ठीक है, और बच्चे उसमें एंटरटेनमेंट में फंस जाते हैं। और एजुकेशन की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब बच्चा फेल हो जाता है ना, जब वो किसी काम लायक नहीं बचता, जब उसको रियलाइज होता है यार तू तो ठगा गया, तू तो मारा गया। ये दिक्कत है एजुकेशन इस इंडस्ट्री की। एंड इसीलिए ये जो गवर्नमेंट है ये कह रही है कि यार ये कोचिंग वाले जो है ना ये सत्यानाश कर रहे हैं। बिल्कुल सच, कहीं ना कहीं सच है भैया, ये सच है, हो तो रहा है ऐसा। अब अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए क्या बोलते हैं, नीट को ब्लेम कर दिया उठा करके, व्हाई दिस पेपर इज सो टफ। अरे भैया जब तुम प्रोफेशनल हो, जब तुम फीस ले रहे हो, तो तुम्हारा तो ये कहना बनता ही नहीं है। मैं अपने मुंह से कैसे कह दूंगा कि फिजिक्स का पेपर बहुत टफ है? कैसे कह दूंगा मैं कि ये पेपर तो 1 मिनट में सवाल हो ही नहीं सकता? आप करो यार, क्रिकेट के गेम में एक ओवर में 6 छक्के भी नहीं लग सकते, मारती है दुनिया। एक ओवर में 4 विकेट भी लेती है, मारती है दुनिया। एक 14 साल का लड़का अभी सेंचुरी भी बनाएगा, जो काम 35 साल का इंसान नहीं कर सकता। धोनी अपने टाइम का लेजेंड है, इस सीजन में एक ना चल रहा। तो यार ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना किसी भी तरीके से। तो एडिटेक कंपनीज की अपनी एक झोलमोल चल रही है आजकल। दे आर ट्राइंग टू मेक मोर मनी मोर मनी मोर मनी, क्योंकि यार उनका मार्केटिंग का बजट इतना बड़ा हो जाता है धीरे धीरे कि उनको फैकल्टी पे वो उतना पैसा खर्च नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस फैकल्टी को वो दे ही नहीं सकते। अच्छा, फिर वो उसमें बोलते हैं कि इनके पास एनर्जी कम है। अरे भैया एनर्जी तो यार 40 साल में किसी इंसान को तुम प्रताड़ित कर दोगे तो एनर्जी तो अपने आप ही कम हो जाएगी। ठीक है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जाकर के देखोगे तो वहां उसका ड्रेस कोड भी होगा। यार टीचर्स के लिए ड्रेस कोड, आईआईटी के प्रोफेसर की तो आप रील बनाते हो जो कि चप्पलों में और ऐसे खुली शर्ट में आ रहा है, उससे तो तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो। अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में तुम ड्रेस कोड कर रहे हो, क्यों सत्यानाश कर रहे हो भाई? हर चीज का हो रहा है ऐसा, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। एक आईआईटी का प्रोफेसर चप्पल में क्लास में आ जाए, भाई मैंने देखा क्या बंदा था, क्या पढ़ाया उन सर ने, मैं तो फैन हो गया था लिटरली। और जब खुद की बात आती है तो जब उन्हीं की टीम में जब दूसरे टीचर होते हैं तो उनको वो जो है कभी ड्रेस कोड के नाम पे, कभी सुबह आने के टाइम पे, कभी कैसे। कोचिंग ऐसे नहीं चलती है, बट ये एक कमर्शियलाइजेशन हो गया। एंड ये मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स और मैं इस पूरे समाज को बता रहा हूं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां आ रही है। होता क्या है कि पेपर होते ही सारे एजुकेटर एकदम से आ जाते हैं, बोर्ड का पेपर बहुत टफ था, बोर्ड का पेपर बहुत टफ था। ये तो कह ही नहीं सकते ना कि हमने इस लेवल पे पढ़ाया नहीं, हमारे पास फैकल्टी नहीं है। अपने अपनी जिम्मे कोई भी इंसान
वो अपने बारे में अपनी गलती कोई नहीं बताएगा, और अपनी गलती जो बता दे, मैंने इसी में कहा था कि यही धर्म होता है। मेरा यहां पर धर्म शब्द से मतलब पूजा पाठ मंदिर जाने से मतलब नहीं है, मेरा यहां पर धर्म से मतलब होता है जो सत्य है उसको बाहर रखना। ठीक है। अब और भी बहुत सारे सिस्टम है, इन सब के बाद में जो है, अब देखो, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप चले जाओ एडमिशन लेने, कोई नहीं पूछता आपसे 10th में आपके कितने मार्क्स, आप किस क्लास में हो, 11th में है, ठीक है जी, आप आधार दे दो, ये दे दो, और अब आप जल्दी से पैसे दे दो, चेक दे दो फाड़ करके, आप कल से बैच में आ जाना। आपकी क्या मनोदशा है, आपका क्या बेस है, कोई लेना कुछ नहीं, आपका सिस्टम होगा। ठीक है। ये देन रोल ऑफ पेरेंट्स देखिएगा, पेरेंट्स में मेरा आपसे भी ये मेरे पॉइंट्स हैं। रोल ऑफ पेरेंट्स के ऊपर अगर मैं बात करूं तो पेरेंट्स के ऊपर क्या रोल है, देखिएगा, पेरेंट्स, आपकी भी पेरेंटिंग कहीं ना कहीं कमजोरी में है। ठीक है। आप भी कहीं ना कहीं जरूरत से ज्यादा अपने बच्चों से उम्मीदें लगा बैठते हैं। कहीं ना कहीं आप भी अपने आप को सोशल इन्फ्लुएंशियल दिखाने के लिए अपने बच्चों को प्रिपरेशन में धकेल देते हो। आप कहते हो किस चीज की दिक्कत है, पैसा मैं लगाने को तैयार हूं, ठीक है, इंस्टीट्यूट ये रहा, आने जाने की फैसिलिटी मैं दे रहा हूं। पेरेंट्स की मेनली यही होता है कि अब तुम्हें दिक्कत क्या है, तुम्हें तो बस पढ़ना ही है। अरे ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है, अगर होती तो भाई पेरेंट्स, मैं आप लोगों से कहता हूं, तुमने अपने टाइम पे क्यों नहीं पढ़ लिया था। अब पेरेंट्स इस बात को काउंटर करने के लिए बोल देंगे कि हमारे टाइम में तो रिसोर्स नहीं थे, हमारी तो XYZ प्रॉब्लम थी। तो यार, हर जनरेशन की अपनी प्रॉब्लम है, इस जनरेशन की भी प्रॉब्लम है। ये जनरेशन टेक्नोलॉजी से लड़ रही है, इस जनरेशन की मेंटल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, सोशल प्रॉब्लम्स नहीं है, पेरेंट्स का सपोर्ट सब है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, ये ऐसी प्रॉब्लम है जो आप भी नहीं जानते। इस जनरेशन की ये बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, उसको अलाइन करना, उसको यूज करना इनको नहीं पता। एक 17-18 साल का बच्चा कैसे समझ ले इन बातों को। दिक्कतें हैं पेरेंट्स के एंड पर। अरे भाई, मैंने ऐसे देखा है, पेरेंट्स भेज देते हैं कि किसी भी दूसरे शहर में पढ़ने के लिए, जाओ ले जाओ, कोटा भेज देते हैं, वहां जाकर के उस बच्चे का शोषण होता है। बच्चा वहां पर जेई एडवांस के बदले मार्लबोरो एडवांस पीनी सीख के आता है, नीट क्लियर करने के चक्कर में नीट के पैग लगाता है। वो डिप्रेस्ड सिटी है यार, क्यों नहीं समझते। हॉस्टल ओनर, पीजी ओनर, वो उनका सत्यानाश करते हैं। आपको पता है कोटा में कितना, या किसी भी दूसरे शहर में बच्चों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट तक होते हैं। ये बात किसी मीडिया हाउस में, किसी में भी बाहर नहीं आएंगी। आप और आपका बच्चा जो है ना, डर जाता है, उन चीजों से सहम जाता है, इसलिए वो बोल नहीं पाता है। पेरेंट्स को तो समझ ही नहीं आता है, पेरेंट्स तो बोल देते हैं। और ये गांव देहात के बच्चे, गांव देहात में हमारे पास अक्सर ऐसा होता है कि अपने बच्चे को भेज देंगे 200 किलोमीटर एक दूर शहर में। अरे यार, तुमने क्या कर रखा है, ये 11वीं क्लास का बच्चा, मतलब 10वीं में वो आया है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट पीजी में आपने उसको भेज दिया है। वहां वो बेचारा, उसकी क्या मनोदशा है, क्या उसका इमोशनल स्टेट है, बस आप अपना पैसा लगा के खुश हो। सक्सेस रेट क्या आ रहा है आप सबके सामने है। फिर उसके बाद में दिक्कत एक और आती है कि जहां पर पेरेंट्स की अगर बात हो, पेरेंट्स की अगर मैं बात करूं तो देखो पेरेंट्स, मैं आप लोगों को एक बात बोलूंगा, अगर आपने अपने बच्चों को नीट और जेई कराना है तो ये एक 6 से 7 साल की तपस्या है। आपको, जब आपका बच्चा 6ठी 7वीं में हो, वहीं से आपको ध्यान देना पड़ेगा। तभी से आप, उसी समय से आपको उसके लिए स्पेशल एजुकेटर्स हायर करने पड़ेंगे। आपको उसी टाइम पर आपने जो है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। वहीं से उसकी ब्रेन ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, तब जाकर के वो तैयार होगा वहां तक। क्यों? क्योंकि उसका बेसिक मैथमेटिक्स चाहिए, उसकी बेसिक इंग्लिश चाहिए, वो तो उसी एज में तैयार होगी। फिजिक्स केमिस्ट्री तो बाद में आएंगे। वो चीजें जब तक तैयार नहीं होंगी तो दिक्कतें हैं। सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने से नहीं होता, और आपको उस बच्चे को मेंटली भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जब तक वो मेंटल प्रिपरेशन नहीं होगी तो दिक्कतें हैं। ठीक है। और हम ये देख लेते हैं कि XYZ स्टूडेंट ने एक ड्रॉप लिया, उसने कर दिया। अरे भैया, आप उसको खंगाल के देखो, वो कितने साल से पढ़ रहा था, कैसे पढ़ रहा था। कुछ एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं, उनका जो परसेंटेज है वो लेस देन 1% है।
ऐसे बच्चे मैंने अपने जीवन में देखे हैं जिनके पेरेंट्स के पास कोई सपोर्ट नहीं थी, पेरेंट्स को कुछ नहीं पता, वो बच्चे खुद ही कर रहे थे। भैया आप ये तो मान के चलो कि या तो ये उनके अच्छे कर्मों का है, या उनकी बुद्धि तेज है, या आप ये मान के चलो कि दे आर गॉड गिफ्टेड, आप उनको कोई भी नाम दे दो, बट आप उन बच्चों को एक साधारण बच्चे को तो आप उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। आप पेरेंट्स अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, क्या आप अपने प्रोफेशन में उस हाइट तक जा पाए? हर जगह आप टॉपर ही रहे हो क्या? तो हर इंसान की अपनी एक है, ऊपर नीचे चलता है, हमारी हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है, नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस उंगली का यूज नहीं है। ठीक है, हर एक का यूज है, ये हमारी सबसे बड़ी फिंगर है, ये नहीं है कि ये सबसे इफेक्टिव होगी, ऐसा नहीं होता है। तो हमें पेरेंट्स को ये चीजें समझनी पड़ेंगी, और जब तक पेरेंट्स ये बात नहीं समझेगा, लोग पैसा बनाते रहेंगे, बच्चे बर्बाद होते रहेंगे, बच्चों का मनोबल टूटता रहेगा, बच्चे सुसाइड भी करते रहेंगे, जीवन से भी भटकते रहेंगे। देखो सुसाइड तो एक अल्टीमेट होता है, वो तो आ जाता है मीडिया में, लेकिन जो बच्चे का मनोबल टूटता है, जिससे कि बच्चे का जीवन भर के लिए कुछ काम करने का ही मन नहीं करता है, ये चीजें कभी मीडिया में नहीं आती हैं। और फिर कह देते हैं हमने तो इसको कोचिंग के लिए भेजा था, अगर इसमें दमखम होता तो ये कर ही ना लेता। ऐसा नहीं होता है, आप करके देखिए। बच्चों के ऊपर अननेसेसरी दबाव हमें नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारी सिचुएशंस होती है, अरे चीजों को समझो, पेरेंट्स का अपना एक रोल है, ठीक है। और हम दो चार एग्जाम्पल हमारे ऑफिस में, हमारे पड़ोस में, हमारे रिलेटिव्स में, या हमारे सोशल सर्कल में कहीं पर भी, फलाने के बच्चे ने XYZ ने वो नीट क्लियर कर दिया था, अब हमारा भी बच्चा करेगा। यानी क्या मतलब हुई है? तो पेरेंट्स थोड़ा आप लोग भी समझिए। नेक्स्ट आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखो मोस्टली एजुकेटर्स और कोच इस बात को समझने में फेल हैं कि NEP 2020 है क्या, और खास करके जो पुराने वाले टीचर्स हैं वो समझना नहीं चाहते, क्योंकि दे आर वेल एस्टेब्लिश, उनकी ब्रांडिंग चल रही है। जो नए वाले हैं उनको रास्ता नहीं पता, वो करे तो करे क्या। यहां पर एक बहुत बड़ा एक गैप आ रहा है मार्केट में, मैं आपको बताऊं, इवन स्कूल के टीचर्स को नहीं पता NEP 2020 क्या है, कोई जानना ही नहीं चाह रहा। मैं थोड़ा सा वर्कआउट करके मैं आपको बताता हूं, देखो क्या होता है। NEP के अंदर विशेष, देखो NEP के अंदर जो है आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक और वास्तविक जीवन की स्थितियों पर लागू करने पर जोर दिया जाएगा। सो व्हाट आई मीन टू से कि एप्लीकेशन बेस्ड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड इन NEP। बच्चों को ऐसे ट्रेन करना है, एंड द प्रॉब्लम्स विल बी कनेक्टिंग विद द डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स। अब जैसे नीट का पेपर है, अब सब जो है वो एक वीडियो बना रहे हैं कि भैया ये जो वीडियो है इसमें आप ये देखो, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है, ये तो जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। अरे यार फिर तुम किस बात के प्रोफेशनल हो? अगर तुम ही सवाल उठा रहे हो तो फिर तुम किस बात के 1.5 लाख रुपए चार्ज कर रहे हो दुनिया से? अगर तुम ही अगर ऐसी बात करोगे तो फिर कौन होगा? क्यों? क्योंकि कल को हमारे ऊपर जिम्मेदारी ना आ जाए, कल को कोई हमसे सवाल ना कर दे, इस वजह से NTA पे डाल दो। NTA वाले बेवकूफ नहीं है भैया, वो पेपर बनाने से पहले इसको एनालिसिस भी करते हैं। देयर इज अ फुल प्रूफ प्रोसेस, और एक इंसान पेपर नहीं बनाता है, पूरी टीम होती है। एक बात बताओ यार, फिजिक्स के टीचर ने, बॉटनी वाले ने भी कर दिया क्या? क्या इसका मतलब दे हैव सम सर्टेन माइंडसेट, उनको पता है कि समाज किस डायरेक्शन में जा रहा है, स्टूडेंट की प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। और मेडिकल कॉलेज और NMC ये कह रहे हैं कि यार हमारे पास जो लॉट आ रहा है उसके साथ ये मेंटल प्रॉब्लम्स है, तो इन मेंटल प्रॉब्लम्स को दूर करने के कैंडिडेट भेजो। तो वो फिर उस तरीके की प्रॉब्लम्स भेजते हैं। ये क्वेश्चन नहीं होते हैं NEP में, ये एक मेंटल जजमेंट का प्रोसेस होता है। फिर उसमें क्या होता है, NEP में क्वेश्चन जो है वो ज्यादा मोर ओपन माइंडेड होंगे और एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और सेम NEP में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, और सेम ही इस बार 12th के फिजिक्स के बोर्ड के पेपर में आए थे, सेम क्वेश्चंस आए थे। क्रिटिकल एनालिसिस बेस्ड का क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्जामिनर ऐसे ही पूछेगा। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि व्हाई एंड हाउ, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब ऐसा अब ये पूछा जाता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे होता है।
और आप पेपर उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन ऐसे ही है। इसलिए मैंने जो अपने दूसरे वीडियो में वो एक स्टडी मटेरियल का मैंने दिखाया था कि यार ऐसा तो क्वेश्चन बैंक ही नहीं है ये देखो ये अभी भी यहीं पड़ा है, ये रहा, ये रहा, ऐसे क्वेश्चन है ही नहीं इसमें। और ये 12,000 रुपए का मटेरियल है। ये किसी मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे को ला के दिया था। मैंने कहा यार ला एक बार दिखा, मैं एक बार इसको जो है ना दिखा दूंगा। इसलिए मैंने इसके जो है ना वो कंपनी के पेज तो मैंने हटा दिए इसके, ताकि वो मेरे सर ना हो जाए। भाई मुझे भी तो बचना है यार। भाई सीधी सी बात है, ऐसे टॉपिक बनाने से पहले कहीं ना कहीं मुझे भी डर है, क्योंकि यार वो बहुत बड़े लोग हैं। ठीक है, फिर है यार, अब जो क्वेश्चन है ना वो व्हाट वाले नहीं आएंगे, व्हाट और डिफाइन के क्वेश्चन नहीं आएंगे, डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चंस कम आएंगे। एनईपी में डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन कम आएंगे। सेम प्रोसेस फॉलो हो रहा है, आप ध्यान से समझिएगा बात। क्वेश्चन आएगा एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन बेस्ड, आया बिल्कुल, आप देख लीजिए। ठीक है, फिजिबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट, कंसिडरिंग द सोर्स ऑफ अल्टरेशन इन ए प्रॉब्लम एंड लिमिटेशन ऑफ इट। यानी कि आपको जो है कोई एक सिचुएशन दे देंगे, उसमें अल्टरेशन करके दे देंगे, और फिर आपको ये बताएंगे कि हम इस सिचुएशन में कितनी मैक्सिमम अल्टरेशन कर सकते हैं। ऐसा एनईपी में पूछा जा रहा है, और सेम बोर्ड में पूछा गया था और सेम यहां पूछा गया है। नोबडी इज टॉकिंग ऑन दिस। फिर है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में, अभी देखो पहले क्या होता था, न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन आते थे वो फॉर्मूला बेस्ड आते थे। फॉर्मूला पुट करो, न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करो, यूनिट्स को इक्वेट करो और क्वेश्चन सोल्व हो जाता था। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अब क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम में फिजिकल इंटरप्रिटेशन में मैथमेटिकल रिजल्ट्स पर क्वेश्चन बन रहे हैं। कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस हैं वो फिजिकल इंटरप्रिटेशन पर बन रहे हैं। फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन इन द मैथमेटिकल मॉडलिंग आर आस्क्ड एंड दस द सेम प्रोसेस इज बीइंग फॉलोड। ठीक है, फिर है, अब जो है आपको डायरेक्ट वर्ड्स क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे। एनईपी 2020 साफ कहता है कि डायरेक्ट वर्ड हम नहीं पूछेंगे आपसे, यू हैव टू थिंक। ये एनईपी है। अरे एनईपी का भैया इतना बड़ा वो आप जाकर के देखो, वेबसाइट पे सारा पढ़ा हुआ, उसको आप पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी क्या हो रहा है कि बच्चे सिर्फ दो ही तरीके, एमसीक्यू आएंगे, असर्शन रीजन आएंगे, डेरिवेशन आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, इन्हीं पे बात करते हैं। जब क्वेश्चन करने जाते हैं तो होता ही नहीं है, क्योंकि अप्रोच की प्रॉब्लम है भैया, अप्रोच की प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमारे को जो क्वेश्चन बनाने हैं, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, दीज दोज ऑल क्वेश्चन मस्ट बी क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड। देखो मैं किसी बुक की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि एचसीवी बुक में क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। एक एक क्वेश्चन जैम है वहां पर, एक एक क्वेश्चन। अब उसके ऊपर देखते हैं, आप ऐसे यूट्यूब पर वीडियो बहुत सारे देखोगे जिसमें यह कह दिया जाता है कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो पूरी एचसी वर्मा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो जो इंसान ऐसा कह रहा है ना वो बेवकूफ है। क्यों? तुम होते कौन हो ये कहने वाले कि भैया ये बुक पूरी करने की जरूरत नहीं है? और अगर है तो फिर तुम ये पेपर सॉल्व करके दिखाओ ना, ऑनलाइन लाइव में आकर के। पेपर 2 से 5 था, 5 बजे पेपर खत्म हो जाता है भाई साहब जी, 10 मिनट बाद बच्चे आ जाते हैं। तुम एक जगह आइसोलेट रहो, पेपर आया और तुमने सॉल्व करा। बच्चे के साथ तो ऐसा ही जाता है ना, पेपर करके दिखाओ, मान जाएंगे तुम्हारे अंदर कितना दमखम है। ये थोड़ी है कि अच्छा आप देखोगे कि किसी भी एडटेक कंपनी में जब आता पूरी टीम पेपर सॉल्व करती है, 10 12 15 10 फिजिक्स के टीचर लगे हुए हैं 45 पेपर सॉल्व करने, 10 बायो बॉटनी के टीचर लगे हुए, 10 जूलॉजी के, मतलब 15 20 टीचर बायो का पेपर सॉल्व कर रहे हैं बैठ करके, उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए। अरे उन्हीं को कॉन्फिडेंस नहीं है यार। मैं कह रहा हूं यार, टीचर की अप्रोच अलग होती है, ये याद रखो। टीचर की अप्रोच स्टूडेंट की अप्रोच से दिन रात का अंतर होता है, अप्रोच का डिफरेंस है। देन अगला क्वेश्चन क्या होता है, यू हैव टू थिंक डीपली अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड हाउ दे रिलेटेड टू ईच अदर। दैट्स व्हाट, कि आपको अब यह सोचना है कि क्वेश्चन आपस में डीपली कनेक्ट होंगे। ये तो क्वेश्चन दे दिया, आपको यह सोच के देना है कि वो रिलेट कैसे हैं। जैसे कि मैं आपको नीट का एक क्वेश्चन बताऊं, कल एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि रेडियस को nth ऑर्बिट के साथ और वेलोसिटी को nth ऑर्बिट के साथ रिलेट करा गया था। जहां तक मुझे याद है उसका आंसर 2/3, n की पावर 2/3 और n की पावर 5/3। आई एम नॉट श्योर, बट मैं आपको ये एक आइडिया दे रहा हूं कि देखो उसमें ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसमें
क्वेश्चन को रिलेट कर दिया रेडियस को ऑर्बिट के साथ में कि भैया कितना आएगा, और वेलोसिटी को भी रिलेट कर दिया ऑर्बिट के साथ में। तो ये वो पार्ट है कि आपको डीपली सोचना पड़ेगा। अब सिर्फ ये नहीं है कि आपने रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम रट लिया, आपने L इज इक्वल टू एम वी आर इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई कर दिया, वहां से R की वैल्यू लिख दी NH अपॉन 2 पाई MV, और फिर वहां से आप जो है एनर्जी का फॉर्मूला लगा करके, और जो फोर्स का फॉर्मूला है कूलम फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को लगा करके वहां से आप वेलोसिटी ले आए, सब्स्टिट्यूट कर दिया, डेरिवेशन बन गई। यार ये अप्रोच अब नहीं काम करने वाली है, अप्रोच डिफरेंट है। फिर उसके बाद में आपको रियल वर्ल्ड रेलेवेंस प्रॉब्लम उनके ऊपर होगा, ठीक है। एंड एक सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊं ना, तो अब जो नीट और जेई के बच्चे जो पेपर करेंगे ना, आपको एक साइंटिस्ट की तरह सोच करके उसकी तैयारी करनी है। यू हैव टू थिंक लाइक ए साइंटिस्ट। जब जाकर के आपका जो है कंटेंट तैयार होगा, जब जाकर के आप एनईपी में एनटीए के अकॉर्डिंग आप पेपर को समझ पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे अपनी प्रिपरेशन में, ये नहीं होने वाला। एडटेक कंपनी के भरोसे मत रहिए। ऑनलाइन हाथ जोड़ के कह रहा हूं भैया, ऑनलाइन पढ़ना छोड़ दो। ऑनलाइन इज अ स्कैम। मैं खुद एक यूट्यूब पर वीडियो डाल रहा हूं, ठीक है, मुझे पैसा मिलेगा, मैं भी ऑनलाइन बैच ले लूंगा, लेकिन ये आपका विवेक होना चाहिए कि आपको ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहिए। पेरेंट्स का विवेक होना चाहिए कि हमने अपने बच्चे को ऑनलाइन नहीं पढ़ाना। आजकल क्या हो रहा है कि पेरेंट्स अपना पैसा बचाने के लिए, जिम्मेदारी से भागने के लिए 1 मिनट में पेमेंट लिंक आता है, उसी में भेज दिए 5, 7, 8, 10 हजार रुपए, 12,000 रुपए, घर बैठ के कोरियर आ जाता। अब बच्चे को एक फोन दे दिया, आपने सब वो इंतजाम कर दिए जहां से आपका बच्चा, अब आपका बच्चा नहीं रहेगा। सब इंतजाम आप खुद करके देते हो। देन उसके बाद में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आर फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स। देखो अभी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, इन दोनों में भी बहुत बड़ा अंतर है। एमसीक्यू सिर्फ एमसीक्यू नहीं है, ये बात समझ के चलिए। एमसीक्यू आपकी नॉलेज बेस को चेक करने का एक मीडियम है, आपकी थिंकिंग, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करने का एक उसको एनालिसिस करने का एक प्रोसेस है। जब तक आप ये चेंज नहीं करोगे आप मारे जाओगे, यकीन मान लो मेरी बात। आपको क्वेश्चन को न्यूमेरिकल नहीं सोचना है, आपको क्वेश्चन पर एनालिसिस करके उसको एक कॉन्सेप्ट सोचना है कि यार ये मैंने क्वेश्चन अगर सोल्व किया है तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इसके एनालिसिस मेरे दिमाग में होने चाहिए। जिस प्रकार से आप क्रिकेट का मैच देखते हो और वहां पर लोग बाग लैपटॉप लेकर के पूरे मैच की बॉल टू बॉल एनालिसिस करते हैं ना, अब आपकी रिक्वायरमेंट एनईपी में एनालिटिकल बेस्ड है, आपको ऐसे एनालिसिस करना होगा। ये क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन में ये इस तरीके से मैंने वैल्यूज को कैलकुलेट किया है, सो दिस इज द प्रोसेस। उस प्रोसेस को एनालिसिस करना है एंड उसको सेपरेटली लिखना है। जब आपकी तैयारी अच्छी होगी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूं, तो ये जब तक आपका प्रोसेस नहीं फॉलो होगा तो आप लोग स्ट्रगल करेंगे। जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचिंग फील्ड से जुड़े लोग हैं, वो अपने कमी को छुपाने के लिए हर बार बोर्ड को ब्लेम करेंगे, एनटीए को ब्लेम करेंगे। दे वुड नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उनका कोई प्रोसेस ही नहीं यार, हमारा कोई प्रोसेस ही नहीं होता। सच बात है यार, पैसा कमाना है ना, अपने भी तो बच्चे पालने भाई, अपने भी तो बच्चे पालने हैं। ऐसा थोड़ी होगा कि कुछ भी बोल देंगे या कुछ भी चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ सर्टेन प्रोसेस। तो जिम्मेदारी पेरेंट्स और बच्चों आपकी है। क्यों है? लाइफ आपकी है, प्रिपरेशन आपको करनी है, डॉक्टर आप बनेंगे। अगर आप मुझसे या किसी से भी फिजिक्स पढ़ते हो तो आप जो पढ़ोगे उसका आप हमें मेहनताना दोगे, निकल जाओगे। उसके बाद आप अपने जीवन में, हम अपने जीवन में। आज तक यही आता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, आज वो कहाँ हैं? बड़े अच्छे सक्सेसफुल है। कुछ फेलियर भी है, कुछ मेरे स्टूडेंट होते हैं जो बाहर मुझे मिल जाते हैं, जय बाबा की ऐसे करते हुए मुझे मिल जाते हैं। एंड आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स इन inebriated स्टेट एट द नाइट टाइम, इवन इन स्ट्रीट ऑन रोड। क्लब में नहीं गया मैं,
मैंने उनको रोडों पर देखा हुआ है, सिगरेट फूकते हुए, दारू पीते हुए, दारू पी के उल्टी मारते हुए मैंने बच्चों को देखा है। अब समझ नहीं रहे हैं। पेरेंटिंग में बहुत बड़ा इश्यू आ रहा है भैया। सारे प्रोसेस का एक ही निचोड़ है घूम फिर करके, पेरेंटिंग। और देखो, तैयारी का एक ही तरीका होता है। बच्चे के 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तीनों तो कमजोर हो नहीं सकते, एक कमजोर होता है। उसके लिए कोचिंग में यही होता है कि एक उसका स्पेशल एजुकेटर हो, स्पेशल उसको कोचिंग या उसको दिलाया जाए। ये क्या मतलब होता है कि यार उसको जो है उठाया और एनरोल करा दिया, स्कूल उसका डमी करा दिया, कोचिंग में डाल दिया। एचसी वर्मा सर यही तो कहते हैं, आप उनके वो पुराने वीडियो उठा के देखो, आपको बात समझ में आ जाएगी। सो दिस इज द रियल प्रॉब्लम वेयर एवरीथिंग इज लैकिंग। और बस अभी के लिए मेरा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेके आऊंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।